आज नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। मैंने आपको यह भी बता दिया, बड़ा गांधी जी पे प्रतिवर्ष आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है। उसकी भाषा कैसी भी हो सकती है। वो चाहे तो आपको गांधी जी के आंदोलनों में से क्रम से पूछ सकता है, असहयोग आंदोलन के बारे में पूछ सकता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पूछ सकता है और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पूछ सकता है। आधुनिक भारत में मैंने बताया कि एक प्रश्न निश्चित रूप से महात्मा गांधी पर पूछा जाता है। उस प्रश्न की प्रकृति है वो भिन्न भिन्न हो सकती है। कई बार वो सीधा ही देता है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए, या भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। और कई बार क्या देता है, असहयोग आंदोलन के बारे में, या सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, या भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आपसे वार्तालाप करता है। आज मैं आपके साथ गांधी जी के बारे में चर्चा करता हूँ। ये बड़ा देश की एक महान विभूति थी। आजकल हम हमारे महापुरुषों के साथ उचित न्याय कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये हमें देखना है। उन्होंने जो आदर्श बताए उनका हम जीवन में पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उन्होंने हमारे लिए या देश को स्वतंत्र करवाने के लिए क्या किया, हम उसका अनुसरण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये हम पर निर्भर है। हमने उनकी अवधि को बेटा सीमित कर दिया है। आज गांधी जी को हम या तो 2 अक्टूबर को याद करते हैं, जिस रोज उनकी पैदाइश हुई थी या उनका जन्म हुआ था, या 30 जनवरी को उनको शहीदी दिवस के रूप में याद करते हैं। या आजकल कुछ सेमिनारें होने लग गई हैं, कुछ वेबिनार होने लगे। कई बार बड़ा अफसोस होता है कि जिस महान विभूति ने देश के लिए इतना किया और हमें वर्ष के कुछ दिनों तक ही उन्हें सीमित कर दिया गया। बड़ा अफसोस होता है कि ऐसी महान विभूति के बारे में हम हमारी नस्ल को किस तरीके से ज्ञान दे रहे हैं, जो बहुत जरूरी है। उन्हें समझाने की बहुत आवश्यकता है। हमारी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए इनके आदर्श बहुत जरूरी है। ये बात बताने की कोई जरूरत नहीं है कि गांधी जी कब पैदा हुए, उन्होंने कैसे अपनी शिक्षा प्राप्त की और कैसे वो विदेश पढ़ने के लिए गए, और विदेश पढ़ने के पश्चात उन्होंने कैसे आकर के कानून की डिग्री जब वो विदेश से लेकर के आ गए तो उन्होंने कानून के बारे में कैसे कोर्ट में तर्क वितर्क किए। लेकिन हिंदुस्तान वो उस समय अपने पैसे के हिसाब से ज़्यादा नहीं रुके। वो साउथ अफ्रीका अर्थात दक्षिणी अफ्रीका चले गए और वहीं उन्होंने अपनी वकालत का अभ्यास किया और वहीं पर उन्होंने अपने मूल मुद्दों को खोजा और वहाँ उन्होंने देखा और वहाँ स्वेत सरकारों उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार कर रही थी, उस व्यवहार से वो बड़े पीड़ित थे और उन्होंने उनके विरुद्ध वहाँ लड़ने का जज्बा पैदा कर लिया। लेकिन वहाँ उनके लड़ने के हथियार थे वो बड़े ही अजूबे थे। वो हथियार बहुत कारगर साबित हुए थे, जिनमें जवां की धार होती थी। उन्होंने कौन से हथियार अपनाए? उन हथियारों को किसी कारखाने में निर्माण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन हथियारों का उन्होंने मन में विकास किया और फिर जनता पे उसका प्रयोग किया कि इन हथियारों के माध्यम से भी आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। और वो कौन से हथियार थे उनके, जो आपको सबको पता है। वो हथियार उनका क्या अहिंसा था, वो हथियार उनका क्या सत्याग्रह था। आगे जाकर के इन्होंने किस राज्य की कल्पना की थी, वो इसी में सम्मिलित था। वो 1893 से 1915 तक वहीं दक्षिणी अफ्रीका रही। फिर हिंदुस्तान की पावन पवित्र भूमि पर वो आए, आकर के हिंदुस्तान की स्थिति को देखा और उन्होंने कांग्रेस में शामिल होकर के कांग्रेस के माध्यम से अपनी बात को कहने का एक मंच ढूंढा। उन्होंने कांग्रेस का सारा स्वरूप था वो परिवर्तित कर दिया। उनके पूरी भारत की जनता के लिए उनके मन में कष्ट था, चाहे वो श्रमिक हों, चाहे वो मजदूर हों, चाहे वो किसान हों,
और हर तरीके की उनके मन में ना विभिन्न समुदायों के प्रति कष्ट था, भारत की स्थिति के बारे में भी उनके मन में कष्ट था कि किस प्रकार भारत की स्थिति को सुधारा जा सकता है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो, और चाहे वो शैक्षिक क्षेत्र हो। और इन सब के पश्चात कि अंग्रेज हिंदुस्तान को छोड़कर के चले जाएंगे, उसके पश्चात भारत में किस प्रकार के राज्य की कल्पना की थी, वो भी उनकी कल्पना थी, जिसकी कल्पना उन्होंने राम राज्य की कल्पना की थी। अब वो 1916 में कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं और हिंदुस्तान में अपना भ्रमण करना प्रारंभ कर देते हैं, अपनी आंखों से हिंदुस्तान का हाल देखते हैं और फिर अंग्रेजों की उत्पीड़नकारी नीतियों के विरुद्ध अपना आंदोलन का श्री गणेश कर देते हैं। ऐसी स्थितियां भी उन्हें तत्काल ही मिल जाती हैं, लेकिन सबसे पहले वो अपने 5 उद्देश्य निर्धारित करते हैं और उन उद्देश्यों में बेटा हर किसी का उत्थान है, हर मानव का उत्थान है, हर इंसान का उत्थान है। उन्होंने ऐसे 5 मूलभूत सिद्धांत हिंदुस्तान की जनता को दिए। उनके ये मूलभूत सिद्धांत क्या थे? एक नाम देखने से बड़ा छोटा महसूस होता है, चरखा काटना, लेकिन उसके चरखे काटने में क्या था? संपूर्ण भारत को स्वावलंबी बनाना, भारत को आत्मनिर्भर बनाना, भारत की जनता को अपने पांव पर खड़ा करना, ताकि ये लोग आत्मनिर्भर हो सकें और दूसरे की तरफ ना देखें। दूसरा और भी बढ़िया सिद्धांत था, उन्होंने कहा शराबबंदी हो या मादक वस्तुएं हैं उनके क्रय विक्रय पर प्रतिबंध हो। और ये स्पष्ट है, हमारे राजनेता हैं अपने निजी स्वार्थों के कारण ऐसा कर नहीं पाते हैं, और ये सभी को पता है कि मादक वस्तुएं और शराब एक आवश्यक बुराई है, जिनकी क्लह हमारे घरों से प्रारंभ होकर के राष्ट्र तक आती है। जहां के राजा ऐसे हों, जहां के अधिकारी ऐसे हों, जहां की जनता ऐसी हो, जहां इस आवश्यक बुराई का समावेश हो, तो उस राष्ट्र में एक श्रेष्ठ नस्ल नहीं हो सकती। और ये आप प्राचीन भारत में देख लीजिए या आप मध्यकालीन भारत में देख लीजिए, ये षड्यंत्रों के केंद्र हुआ करते थे। और जब लोग मदहोश हुआ करते थे या नशे में हुआ करते थे, तो वो षड्यंत्र करने में मशगूल हो जाया करते थे। वो बड़े बड़े षड्यंत्र, चाहे वो प्रशासन के खिलाफ हो, चाहे वो राज्य के खिलाफ हो। इसलिए उन्होंने कहा शराबबंदी एक आवश्यक बुराई है और इसे छोड़ना राष्ट्र हित में अत्यावश्यक। तीसरा उनका इंसानियत का पैगाम था, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था कि सभी धर्म क्या है। उन्होंने क्या कि सभी हैं, इंसान हैं, वो एक ईश्वर की संतान हैं, एक भगवान की संतान हैं, एक मालिक की संतान हैं। आने के पश्चात जो उसको स्वीकार करता है वो ही उसका सेवक है, उसका बंदा है। इसके पश्चात उसने चौथा अस्पृश्यता का मिटाना, अर्थात छुआछूत और भेदभाव को समाप्त करना। हमने इंसानों में ही भेद कर दिया। पहले तो हमने उनको विभिन्न धर्मों का दर्जा दे दिया गया, और इनमें क्या बेहतर है वो मालिक सबसे अच्छा जानता है। पहले तो हमने क्या कह दिया, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये यहूदी है, ये क्रिश्चियन है, ये सिख है, ये जैनी है। लेकिन उस मालिक के सारे बंदे। उसके बाद तो और भी जातीय उत्पीड़न कर दिया, हर वर्ग में अनेक जातियों का विभाजन कर दिया गया, और उनमें से कुछ जातियों को हे दृष्टि से देखने लग गए। वो भी उस मालिक की संतान थे। गांधी जी ने कहा कि उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाए, छुआछूत को मिटाया जाए। और अगला, उन्होंने स्त्री की समानता का समर्थन किया कि अगर किसी चीज को चलाना हो, आप घर देख लीजिए, आप राज्य देख लीजिए, आप राष्ट्र देख लीजिए, ये तभी संचालित होंगे जब स्त्री को आप समानता का दर्जा प्रदान करेंगे। मानव शरीर का एक हिस्सा अगर काम करना छोड़ दे तो सारा का सारा शरीर है वो क्रम से धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाता है। ये हिस्सा परिवार पे होगा। परिवार आपका किसके साथ? स्त्री के साथ मिलकर के बनता है, और वो अनेक भूमिकाओं में होती है, और उसकी भूमिकाओं के कारण ही उसने कहा कि जब इन दोनों का सहयोग होगा तब देश उज्जवल होगा, उसका विकास होगा, वो आगे। इन्होंने पहली बार ये भारतीयों को 5 मंत्र दिए थे। उसके बाद क्या किया? अंग्रेजी सरकार की उत्पीड़नकारी नीतियां बढ़ती थी। उन्होंने सोचा अब अंग्रेजों के खिलाफ कोई न कोई आंदोलन करना ही होगा। आज मैं आपके साथ असहयोग आंदोलन की परिस्थितियों के बारे में, पहला आंदोलन, बड़ा आंदोलन उसने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ
असहयोग आंदोलन किया था। इस असहयोग आंदोलन के लिए उन्होंने स्वतः ही नहीं किया, अंग्रेजी सरकार ने इसके लिए पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। इसके लिए कौन कौन से कारण और कौन कौन सी परिस्थितियां थी जो असहयोग आंदोलन के लिए उत्तरदायी थी। इसमें कौन कौन से 4-5 प्रमुख गतिविधियां निभा। एक, अंग्रेजी सरकार द्वारा रोलेट एक्ट को लाना। दूसरा, जलियांवाला बाग का हत्याकांड होना। तीसरा, खिलाफत का प्रश्न। चौथा, 1919 के अधिनियम की असफलता। इन सभी बातों से प्रेरित होकर के गांधी जी ने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध एक आंदोलन करने का निश्चय किया। अब ये थे क्या, और गांधी जी से पहले ये किसको दिया गया था? कांग्रेस ने इसके लिए क्या किया था? पहला बड़ा रोलेट एक्ट, जिसे हम कहते हैं ये काला कानून था। इसकी 3-4 बातें मैं आपको बता देता हूं। सर सीडी रोलर की अध्यक्षता में अंग्रेजी सरकार ने मार्च 1919 में इस कानून को पारित करवा दिया था। इस कानून की विषय वस्तु क्या थी? कई बार बड़ा अफसोस होता है जिसे सुनकर के और पढ़ करके भी, कि किसी भी संदेहास्पद भारतीय को बिना वारंट दिखाए अंग्रेजी सरकार गिरफ्तार कर सकती थी और उसे कितने भी समय में रख सकती थी। बड़े अफसोस की बात थी कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है यह आपको बताया नहीं जा रहा है, और फिर भी आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। अफसोस इसका था कि हमारे ही देश में है और हमारे देश के साथियों के और हमारे देश के नागरिकों के साथ उत्पीड़न कर रहा है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था यह आप सबको पता है। उस समय भारत में उग्रवादी और आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही थी। उनके ऊपर अंग्रेजी सरकार ने नियंत्रण करने के उद्देश्य से इस काले कानून को पारित किया था। दूसरा, जलियांवाला बाग का हत्याकांड था। इसमें भी क्या था? करबंदी के खिलाफ में अंग्रेजी सरकार ने 2 भारत के नेताओं को, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को नजरबंद करके हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नगर में भेज दिया गया। भारतीय क्रांतिकारियों ने उनके खिलाफ शांतिपूर्वक जलियांवाला बाग में धरना प्रदर्शन किया। उनसे ये पूछा कि आपने हमारे जिन 2 नेताओं को गिरफ्तार किया है या उनको नज़रबंद किया है, उन्हें क्यों किया गया है और कहाँ किया गया है? अंग्रेजी सरकार ने वहाँ भी बताने से इनकार कर दिया, और जो शांतिपूर्वक सभा हो रही थी उस पर जनरल डायर ने क्रूर तरीके से और हिंसक तरीके से गोली चलाने का आदेश दे दिया गया। वहाँ एक आदेश दे दिया गया एक काफ़ी समय में कि इतने समय में कोई भी क्रांतिकारी इस पार्क से निकलना चाहे वो निकल सकता है। इतने कम समय में कोई निकल नहीं सकता था। परिणाम ये हुआ कि वहाँ हजारों की तादाद में भारतीय क्रांतिकारी शहीद हुए। तीसरा, खिलाफत का प्रश्न था। इसके कारण हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया। अंग्रेजों ने क्या किया? खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया। खलीफा उस समय इस्लाम का धर्मगुरु हुआ करता था। गांधी जी इस का फायदा उठाना चाहते थे और उन्हें यह अवसर मिल गया कि हिंदू मुस्लिमों में एकता का भाव प्रदर्शित किया जाए। जब अंग्रेजों ने खलीफा का पद समाप्त कर दिया तो भारतीय मुसलमान थे वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए और गांधी जी के साथ जुड़ गए, जिसका नेतृत्व अली बंधुओं ने किया था। अगले 1919 के अधिनियम की असफलता, इन बातों से प्रेरित होकर के भारतीयों ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ एक आंदोलन करने का निश्चय कर लिया कि अंग्रेजों का उद्देश्य है वो हिंदुस्तान में अच्छा नहीं है। तो पहला उन्होंने असहयोग आंदोलन करने का निर्णय लिया। इसके लिए कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। उस अधिवेशन में आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी, और उस समय इसमें विरोध भी था। किंतु नागपुर के वार्षिक अधिवेशन में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन करने का निर्णय ले लिया गया कि अब इस सरकार के खिलाफ हमें कोई न कोई आंदोलन करना ही पड़ेगा। इस आंदोलन की नागपुर के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। इसके बाद इसका नेतृत्व गांधी जी को दे दिया गया। गांधी जी ने कहा, मैं कोई भी आंदोलन को चलाना चाहता हूं उसको अहिंसात्मक तरीके से चलाना चाहता हूं। वो अहिंसा के माध्यम से अंग्रेजी सरकार को परास्त करना चाहते थे। ये आंदोलन प्रारंभ हो गया।
अंग्रेज सरकार की उत्पीड़न क्रिया ज़्यादा तेज हो गई। वो भारतीयों को और ज़्यादा उत्पीड़न करने लग गए, भारतीयों को और ज़्यादा कष्ट देने लग गए। इस आंदोलन के प्रारंभ में ही गांधी जी ने दो प्रकार की प्लानिंग की, या गांधी जी ने दो प्रकार की योजनाएं की। एक वो योजना जिसे रचनात्मक कार्य कहा गया, एक वह कार्य जिन्हें नकारात्मक कहा गया। रचनात्मक कार्यता में क्या भारतीयता पे बल दिया गया, क्या दिया गया? राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना की जाए, राष्ट्रीय पंचायतों की स्थापना की जाए, राष्ट्रीय अदालतों की स्थापना की जाए, स्वदेशी वस्त्रों का उपयोग किया जाए, अस्पृश्यता को मिटाया जाए, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया जाए, शराबबंदी पर रोक लगाई जाए। दूसरा नकारात्मक, जिसमें विदेशी वस्त्रों की, दूसरा क्या नकारात्मक था, जिसमें विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाए। अंग्रेजी सरकार द्वारा जो उपाधियां दी गई हैं, जो सम्मान दिए गए हैं, उन्हें वापस लौटाया जाए। और अंग्रेजी सरकार द्वारा आयोजित जो सम्मान हैं, जो उत्सव हैं, जो समारोह हैं, उनका बहिष्कार किया जाए। सरकारी अदालतों का बहिष्कार किया जाए, सरकारी स्कूलों का बहिष्कार किया जाए, और अवैतनिक और जहां नामांकित भारतीय हैं, जहां नॉमिनेट भारतीय हैं, वो उनसे त्यागपत्र दें। ये दो प्रकार की योजना बनाकर के अंग्रेजों के खिलाफ इस आंदोलन का श्री गणेश कर दिया गया। गांधी जी इस आंदोलन को अहिंसात्मक तरीके से शांतिपूर्वक चलाना चाहते थे, किंतु अंग्रेजी सरकार उनकी कट्टर विरोधी हो गई। वो ये नहीं चाहती थी। तो गांधी जी ने गवर्नर को पत्र लिखा कि अगर आपने अपनी उत्पीड़नकारी नीतियों को कम नहीं किया तो हम आंदोलन को तीव्र गति से बढ़ा देंगे। किंतु स्वयं से ही 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चोरी चौरा नामक स्थान पर यह आंदोलन हिंसक हो गया। यहां क्रांतिकारियों ने एक थानेदार सहित 21 सिपाहियों को जिंदा जला दिया गया। और गांधी जी को इस बात का जब पता चला तो उन्हें बड़ा दुख पहुंचा। वो अपने आंदोलन को अहिंसक तरीके से चलाना चाहते थे, ये आंदोलन हिंसक हो गया। उनके मन में पीड़ा पहुंची, उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। जब इस बात का उन्हें पता चला तब वो वारदौली पहुंच चुके थे। और इसके बाद 7 दिन के बाद 12 फरवरी को 1922 को वारदौली से उन्होंने इस आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय ले लिया। ये बात उस समय के कांग्रेस के कई प्रमुख नेताओं को पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि जिस समय आंदोलन चरम सीमा पर था, उस समय आंदोलन को स्थगित करना बुद्धिमत्ता का सूचक नहीं था, ये मूर्खता का परिचय था। किंतु गांधी जी की इस बातों का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। वे अपने आंदोलन को अहिंसात्मक तरीके से चलाना चाहते थे और अपने इसी हथियार से वो अंग्रेजों को परास्त करना चाहते थे। इस समय गांधी जी की स्थिति कमजोर हुई। अंग्रेजी सरकार ने इसका फायदा उठाया और उनके ऊपर राजद्रोह का आरोप लगा करके उन्हें जेल में ठूस दिया गया। ब्रोमफील्ड न्यायाधीश ने उनके खिलाफ निर्णय दिया, लेकिन जेल में रहते हुए उनका स्वास्थ्य निरंतर गिरता जा रहा था, जिसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजी सरकार को उसके 2 वर्ष के पश्चात ही 1924 में गांधी जी को रिहा करना पड़ा। और रिहा होते ही वो अपनी गतिविधियों में बड़ा पुनः संलग्न हो गए थे। अगली कक्षा में इससे आगे के बारे में आपसे विचार विमर्श किया जाएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।